Good morning to all. Students, welcome to e-learning classes. These classes organized by RRB groups of school. And today we will going to start the chapter 21, early phase of the nationalist movement. In this chapter, today we will going to start topics: rise of Indian nationalism, formation of the Indian National Congress, moderates and radicals, partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement, activities of the revolutionaries and impact of the First World War. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द रिवोल्ट, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में इंडियन के इंडिपेंडेंस के टाइम में ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट में, तो फर्स्ट टाइम में 1857 में स्टार्ट हो गया था। और इस रिवोल्ट के इंडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर्ड किया कि अगर सभी लोग इकट्ठे होकर यूनिटीज़ के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज में अगर काम करते हैं तो वो फ्रीडम पा सकते हैं। तो इसमें इंडियन को बस एक साथ एकजुट करना था, तो उन्होंने ये चीज़ फील किया और उन्होंने फिर ऑर्गेनाइजेशन या मीटिंग करना शुरू कर दिया था ताकि वे, और फिर उन्होंने ये भी चाह रहे थे कि जितने भी इंडियंस हैं वो एजुकेट हों और उनकी पॉलिसीज़ को, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ हैं उनको समझ सकें, जान सकें कि किस तरह की पॉलिसीज़ लाई गई हैं इंडिया में जो उनके अगेंस्ट में काम कर रही हैं, इंडियंस के अगेंस्ट में काम कर रही हैं। तो ये समझना ज़रूरी था, इसके लिए एजुकेशन भी ज़रूरी थी इंडियंस के लिए। तो हम आज जो चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाए गए हैं, नेशनल कांग्रेस का बना है, तो इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक तरह से इंडिया में रिफॉर्म जितने भी मूवमेंट्स हैं इन सब का पूरा चलन हो गया था। बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने जितनी भी इंडियन सोसाइटी में उस समय के टाइम में सोशल इविल्स थे, और जैसे कि सती हो गया, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, और इन सब के लिए लोग ने खड़े हो गए थे अगेंस्ट में लड़ने के लिए। कुछ रिफॉर्मर्स, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने समाज को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की। राजा राम मोहन राय जो सोशल इविल था सती, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए, उसके अगेंस्ट में लड़ाई भी लड़े और उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, और जो कि वर्क करता है रूरल, जो क्रूअल रिचुअल्स हैं और उनके सुपरस्टिशंस हैं उनके अगेंस्ट में काम करते हैं, और उन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के कंसीडर्ड किए जाते हैं। दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ वो लड़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने ख़ास तौर से जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, उनके लिए, उनके फेवर में वर्क किया था। उन्होंने विडो री मैरिजेस और गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश किए। स्वामी विवेकानंद ने जो कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ बहुत कठिन परिश्रम किया और लोगों को एजुकेट करने के लिए भी, ताकि वो एजुकेट हों, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में भी कठिन परिश्रम किया था। कुछ एजुकेटेड इंडियंस मिल करके, जो अंग्रेज हैं थे, उन लोगों के साथ मिल करके, उनमें असंतोष तो था ही, डिससेटिस्फाइड थे अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से, तो वो उन लोगों से मिल करके, जो कि A.O. ह्यूम हैं, उनके साथ मिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में स्थापना की थी। जो फर्स्ट मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो मुंबई में हुई थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? टू प्रमोट नेशनल यूनिटी और सेफ गार्ड सोशल पॉलिटिकल जो राइट्स हैं इंडियंस के, उनको सेफ रखना, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे मेन। और इसके प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, W.C. बनर्जी, सुंदर नाथ बनर्जी, ये प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और ये टू ग्रुप्स जो है कांग्रेस
दो ग्रुप्स में था, डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी उनकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इनमें से जो थे मॉडरेट्स थे और दूसरा रेडिकल्स था। शुरुआत में लीडर्स जो थे कांग्रेस पे बिलीव करते थे कि जो रिफॉर्म कराएंगे वो डिमांड करेंगे ब्रिटिश से कि ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जो कि इंडियंस के बेनिफिशियल के लिए हो। वो उन पे फेथ रखते थे कि ब्रिटिश थोड़ा सेंस में जस्टिस करेंगे, और वे उनका ये बिलीव रहता था। और ग्रेजुएट सिचुएशन जो होती थी कि इंडियंस की चेंज होगी, और यही लीडर्स जो है मॉडरेट लीडर्स कराते थे, क्योंकि उनको फेथ था ब्रिटिश हमारी बात सुनेंगे, हमारी बातों को समझेंगे और हमारे से इंडियंस के हिसाब से वो अपने रूल्स थोड़े से चेंज करेंगे। रेडिकल्स जो थे वो नहीं मेथड पे बिलीव करते थे कि मॉडरेट जो थे लीडर्स उनकी फेथ पे नहीं बिलीव करते थे। वो जानते थे कि हमारा जो कोई भी बात है वो ब्रिटिशर्स नहीं सुनेंगे ना समझेंगे, और वो ब्रिटिश के अपोज में ही काम करते थे, और वो रेडिकल्स कहलाते थे। वो कोई भी बात उनको कहनी होती थी तो वो अपना स्ट्राइक बाइकॉट के माध्यम से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी बातें समझाते थे और कहते थे। और इसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ये रेडिकल लीडर्स में आते थे। और जो 3 रेडिकल लीडर्स थे वो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। और इनमें से जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनका जो फेमस फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये फेमस स्लोगन बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। नेशनल मूवमेंट को वीकेंड करने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट करने के चलते उन्होंने बंगाल के पार्टीशन का अनाउंस कर दिया। और ये अनाउंसमेंट 1905 में लॉर्ड कुर्जन जो कि वायसराय थे इंडिया के, उनके द्वारा किया गया। पार्टीशन का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरी क्रिएट करना, जो कि उन लोग आपस में मिलजुल करके काम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम साथ में रह के यूनिटी बना के चल रहे थे, और उन्होंने इसलिए ये चीज़ एक्सेप्ट की और ये चीज़ उन्होंने बनाई थी कि डिवाइड एंड रूल फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि एक तरफ एक साइड में मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहेगी और दूसरे साइड में हिंदू पॉपुलेशन की मेजॉरिटी रहेगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिज़ल्ट ये रहा कि पूरे कंट्री वाइड में इसके लोग 1905 में खड़े हो गए थे। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी लॉन्च कर दिया स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए था। इंडियंस ने बाइकॉट जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे और जितने भी ब्रिटिश से रिलेटेड सामान थे और इंडियन मेड स्वदेशी गुड्स थे उनको अपनाना शुरू कर दिया, और जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका बाइकॉट किया। और ब्रिटिश क्लोथ्स थे वो कई जगह पे जलाने शुरू कर दिए गए। वुमेंस जो थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, और ये धीरे धीरे पूरे बंगाल से लेकर के पूरे कंट्री में फैलना शुरू हो गया ये मूवमेंट, और ये 6 साल तक चला था। और फाइनली अब उसको रिवोक कर दिया गया 1911 में। ब्रिटिश ने बहुत ट्राई किया इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, सप्रेस को, इसको दबाने के लिए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रही। फाइनली उनको क्या करना पड़ा, इसको रीयूनिटिंग, बंगाल को रीयूनिटिंग करना पड़ा। देशभक्ति की लहर एक तरह से पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में सब जगह फैल गई थी, और पार्टीशन, और जो बंगाल का पार्टीशन होने वाला था उसकी वजह से और भी ये तेज़ हो गई थी। बहुत सारे जो यंग इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश को बाहर करने के लिए वायलेंस का सहारा लिया था। वो रिवोल्यूशनरीज़ के नाम से जाने जाते हैं। उनका बिलीव था कि ब्रिटिश को बस एक ही तरीके से, बस फोर्स के द्वारा ही उनको बाहर किया जा सकता है। अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और उधम सिंह ये प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज़ थे जो इसमें काम करते थे। इस तरह से रिवोल्यूशनरीज़ बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल जितने भी थे और ब्रिटिशर्स थे उनको मार भी दिया था और उनको बाहर करने के लिए फोर्स भी किया था।
और बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज अरेस्ट भी हुए थे इस चीज़ के लिए और उनको डेथ भी दिया गया था, मतलब फांसी पे भी चढ़ा दिया गया था। इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव जो पड़ा था 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था शुरू, और इंडिया से ब्रिटिशर्स ने बनाए गए थे, इंडियन सोल्जर्स करे थे, और इंडियन सोल्जर्स को ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भेजा भी गया था लड़ने के लिए, वो ब्रिटेन की तरफ से ही गए थे। और बहुत सारे ऐसे इंडियन सोल्जर्स फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मारे भी गए थे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इंडियन सोल्जर्स पर इस चीज़ का सिंपैथेटिक प्रभाव के बजाय ब्रिटिश ने अब हैवी टैक्सेस उन लोग के ऊपर, इंडियंस के ऊपर रख दिया था, क्योंकि उनको वो लॉस जो हुआ था उसको रिवेन्यू, उनका रिवेन्यू जो हो, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस उनके ऊपर ओवरलोड कर दिए थे इंडियंस पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस तरह से उनका बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ये लॉसेस को अपने रिकवर करने के लिए उन्होंने नए नए टैक्सेस लगा दिए थे। इस वजह से अब पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिश की, इस तरह से पॉलिसीज़ होने के कारण इंडिया में फ्रीडम के लिए और भी ज़्यादा ताकत से उन लोगों ने लग गए थे कि अब ब्रिटिश को यहाँ पे नहीं रहना है, ब्रिटिश को जाना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और इनके मोहनदास करमचंद गांधी के लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें फिर इन्वॉल्व हुई ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो सके, जिससे ब्रिटिश से हमारा देश आज़ाद हो सके। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने इस चैप्टर में आज पढ़ा मॉडरेट लीडर्स, रेडिकल्स, रिवोल्यूशनरीज़, और आपने ये जाना कि इंडिया में किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी गई फ्रीडम पाने के लिए। तो ये चैप्टर 21 था, अर्ली फेज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।